हाय क्लास, क्या आपको लगता है कि मेरी छोटी सी मुट्ठी के अंदर पूरी दुनिया छिपी हो सकती है? अगर मैं आपको कहूं कि मेरी एक इस छोटी सी मुट्ठी के अंदर हमारी पूरी अर्थ की पॉपुलेशन से भी ज्यादा जीव हो सकते हैं, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? देखिए बेटा, हम अपनी इन आंखों से बहुत बड़े हाथी, शेर, इंसान को देख सकते हैं, लेकिन कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो वेलकम टू इनविजिबल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाय, आई एम सद्दाम फ्रॉम टैगोर टास्क। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जो कि आपको बहुत सारी जानकारी देगा, बहुत नॉलेज देने वाला चैप्टर है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए, ठीक है। अब देखिए बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे टाइनी इन साइज, ह्यूज इन इंपैक्ट। आपने भी देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है, उनमें से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और इनको देखने के लिए हमें एक सुपर पावर की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। इज दैट क्लियर? अब देखिए बेटा, जो हमारा ह्यूमन सेल होता है, सबसे छोटा सेल है जिसको हमें दिखाई नहीं देता, उसका डायामीटर पता कितना होता है? उसका डायामीटर होता है जितना हमारे एक बाल को हम तोड़ के, और उसका जो आगे वाला डायामीटर होता है उतना हमारा एक सेल का साइज होता है, इतना बड़ा दिखाई देता है। और अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, एक बैक्टीरिया सेल की, तो वो हमारे सेल से भी 100 गुना छोटा होता है। अगर हम अपने ह्यूमन सेल को एक बिग शिप मान लें, तो उसके सामने एक छोटी सी बोट जैसे खड़ी होती है, वैसे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हमारे सेल से इतना ज्यादा छोटा होता है। अब ये देखिए बेटा, आप मुझे बताइए कि क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स या हमारे दुश्मन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये हमारे फ्रेंड्स भी हैं, कुछ हमारी हेल्प करते हैं और कुछ हमें नुकसान भी पहुंचाते, कुछ हमें हार्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि हेल्प करते हैं हमारे फूड में, जैसे कि आप मेकिंग ऑफ कर्ड देख लीजिए, ठीक है, मेडिसिन में देख लीजिए, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में हेल्प करते हैं, और कुछ हमें बीमार करने में भी, डिजीज कोजिंग एजेंट भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रकार का इनका काम है, ठीक है। चलिए, लेट्स एक्सप्लोर द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ दीज टाइनी लिविंग बीइंग्स। हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेटा, ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारी अर्थ के हर पार्ट पर, मींस कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है ना, हर जगह पाए जाएंगे, चाहे वो एयर हो, सोयल हो, वाटर हो, फूड स्टफ हो, सीवेज वेस्ट हो, और या चाहे बात करें हम किसी एनिमल बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स में मिले, ठीक है। तो ये हर जगह मिल जाते हैं बेटा, और ये ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशंस के अंदर मिल जाएंगे। कोई भी एक्सट्रीमली हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, चाहे वो गर्म पानी के झरने हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, डिजर्ट सोइल्स हो, या फिर बेटा मैराइन वाटर हो, समुद्री पानी हो, या फिर आइस कोल्ड वाटर हो, या मार्सी लैंड, दलदली इलाके हो, सब जगह पाए जाएंगे, ठीक है। ये बेटा डेड एंड डिके मटेरियल, जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लांट वेस्ट जितना भी है, काउ डंग वगैरह जितना भी होता है, उनके अंदर भी हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। बेटा एक बात और, ये बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो पैरासाइट की तरह भी रहते हैं, किसी ह्यूमन बॉडी पे या किसी एनिमल बॉडी पे या किसी प्लांट बॉडी पर पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, जो डेड एंड डिके मटेरियल पर भी फीड ऑन करते हैं, ठीक है। और एक और बात बेटा, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे हैं जो अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट हैं। अब आइए पढ़ते हैं कौन कौन से मेजर ग्रुप हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेटा बेसिकली हम 5 ग्रुप्स को पढ़ने वाले हैं। 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक इसको हम, दूसरे वाले को हम पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है बेटा, ये
कौन से होते हैं? एक किंगडम है हमारे पास, 5 किंगडम है। 5 किंगडम में जैसे कि नाम है मोनेरा किंगडम, और मोनेरा का एक सोल मेंबर होता है कौन? बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया। नाम तो आपने सुना होगा बैक्टीरिया का। ये भी शाहरुख खान का राहुल हो गया ना, शाहरुख खान जैसे बोलता है, वो कौन सी मूवी है उसमें, नाम तो सुना होगा। तो बैक्टीरिया का नाम तो सुना होगा। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनको अगर एक लाइन के अंदर डिफाइन करना हो बैक्टीरिया को, तो हम कह सकते हैं दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल हैं लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस और भी बहुत सारे हैं। दूसरा अगर हम पढ़ते हैं बेटा, दूसरा हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआन। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है बेटा? ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, और ये भी क्या है बेटा? डिजीज कोजिंग होते हैं। ठीक है, अभी थर्ड पे हम पढ़ेंगे, यहां फोर्थ पे दिखाई दे रहा है एल्गी। एल्गी बेसिकली क्या होते हैं बेटा? मोस्टली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि बात करें क्लेमिडोमोनास, ठीक है ना, तो एल्गी। और बेटा फोर्थ क्या है? फंगस, फंजाई। फंजाई क्या है? ये मोस्टली मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, बहुत सारे हैं। ईस्ट एक इसमें से एक ऐसा, ईस्ट जो है फंगस का क्या है बेटा? ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है ना। अगर बेटा बात करें हम अब सबसे बड़े और सबसे छोटे, साइज में सबसे छोटा और मोस्ट पैथोजेनिक, एक और बात सुन लो बेटा, बैक्टीरिया हमारे लिए फ्रेंड भी हो सकते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। प्रोटोजोआंस भी हमारे लिए कहीं क्या हो सकते हैं बेटा? हेल्पफुल भी हो सकते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। फंगाई और एल्गी भी ऐसे ही हो सकते हैं। बट एक जो है वायरस, ये हमारे लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं होता, ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अब साइज में ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, और आज तक इसके ऊपर बेटा क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन चली हुई है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो वायरस जब बॉडी से बाहर रहता है तो क्या रहता है? नॉन लिविंग, और जब किसी लिविंग बॉडी पर एक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? ये असेलुलर होता है, असेलुलर एंड स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल बैक्टीरियोफाज। ठीक है, कोरोना वायरस सुना होगा आपने, है ना। तो ये सब क्या है बेटा? हमारे लिए बहुत ज्यादा पैथोजेनिक है, बहुत ज्यादा डिजीज कोजिंग है और हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं, बट देयर रोल इन ह्यूज इन नेचर एंड इन आवर लाइफ्स। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अब बैक्टीरिया को पढ़ लेते हैं, एक एक करके सबको पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया होते क्या हैं। बेटा देखिए, ये जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया जो हैं बेटा, ये सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि यूनिसेलुलर होते हैं, और प्लस क्या होता है बेटा, ये बैक्टीरिया के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब ये क्या है बेटा? इनकी बहुत वाइड रेंज होती है हैबिटेट्स की, ये हर जगह मिलते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई ग्लेशियर्स के पास, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स के पास, डिजर्ट्स के पास, मार्सी लैंड्स के पास, हर जगह हमारे ये बैक्टीरिया हमें मिलते हैं। अब इसका एक बेटा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, लैक्टोबैसिलस कर्ड बैक्टीरिया। ठीक है, दे आर जनरली हिट्रोट्रोप्स, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मींस कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं और कुछ वो हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोफिक का नाम है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अगर बेटा बैक्टीरिया की शेप देखी जाए तो शेप के ऊपर 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, 4 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो स्फेरिकल शेप के होंगे, ये देखिए बेटा, स्फेरिकल शेप के होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? कोकाई। और अगर इसका, ये कोकाई क्या है? इसका प्लूरल वर्ड है। अगर सिंगुलर वर्ड देखना है तो क्या है? कोकस। एक की बात करेंगे तो क्या आएगा? कोकस, और बाकी बहुत सारे हैं तो कोकाई। ठीक है, तो ये स्फेरिकल है, इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अभी बात करते हैं बेटा ये बेसिली, अभी हमने ऊपर पढ़ा बेसिलस। ठीक है, तो आप बताएंगे मुझे
कि ये जो रोड शेप के बैक्टीरिया है उनको हम बेसिलस कहते हैं। सिंगुलर वर्ड क्या है? बेसिलस। और बहुत सारे अगर यूज प्लूरल वर्ड है तो क्या है? बेसिली। अभी मुझे एक बात बताइए कि ये अभी हमें जो दही वाला जो हमने कर्ड को बना रहा था, जो हमारे मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड के अंदर, उस बैक्टीरिया की शेप क्या है? लैक्टोबैसिलस की शेप क्या है? कैसा होगा? रोड शेप का बैक्टीरिया होगा। एग्जांपल देखिए, क्या है हमारा? लैक्टोबैसिलस। अब ये भी बैक्टीरिया के अंदर विब्रियो मतलब क्या है बेटा? वाइब्रम होता है और ये कोमा शेप के होते हैं। कैसे शेप के होंगे? कोमा शेप के होंगे। ये भी मोर पैथोजेनिक फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज, ठीक है ना। ये कोमा शेप के जो बैक्टीरिया है, विब्रियो कोलेरी एग्जांपल इसका कोमा शेप। कोमा लगाते हैं ना आप यहां ऐसे, तो कोमा शेप, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है ये भी। फिर आता है बेटा स्पाइरल शेप्ड आते हैं, ठीक है, जिनको हम स्पाइरलम भी कहते हैं, ठीक है, स्पाइरिला भी कहते हैं, ठीक है। अभी इसके पास ये कैसे होते हैं बेटा? ये ऐसे स्पाइरल शेप के होंगे, ठीक है, और इसका एग्जांपल है ट्रिपोनेमा। बेटा ये एक बात याद रख लो कि मैंने अभी बताया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हर जगह मिलते हैं, एवरीवेयर ऑन अर्थ, ठीक है। और ये बेटा एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर जीवित रह सकते हैं। कुछ हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। बैक्टीरिया आर टाइनी बट देयर इंपैक्ट ऑन लाइफ, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ इज ह्यूज। बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है हमारी हेल्थ के ऊपर और हमारे जीवन के अंदर, ठीक है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, तो हमारे लिए थोड़े थोड़े क्या है बेटा? ये खतरनाक भी हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंजाई से पहले पढ़ेंगे हम प्रोटोजोआ, फिर फंजाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा देखिए प्रोटोजोआंस देखो बेटा, वो क्या थे? हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक थे। बट इनके बाद अगर बात करें तो इनके पास क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। तो इनको क्या कहेंगे बेटा? सिंगल सेल तो है, बट ये क्या है? यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, सॉरी। अभी प्रोटोजोआ जो है हमारे पास सिंगल सेल्ड हैं, ठीक है, एनिमल्स की तरह। दीज आर यूनिसेलुलर एंड हेटेरोट्रोफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं और ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। हमें ये कहां मिलेंगे? गंदे पानी के अंदर, पॉन्ड वाटर के अंदर भी मिल जाएंगे, पैरामीशियम और अमीबा, ठीक है ना। यूजुअली फाउंड इन मोइस्ट एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स किनको बोलते हैं हम? एक्वेटिक हैबिटेट्स, जहां वाटर बॉडीज होंगी उनको क्या कहते हैं बेटा? एक्वेटिक हैबिटेट्स। जैसे कि हमारा पॉन्ड हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गई, ओशियंस हो गए, सीज हो गई, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके क्या है बेटा? अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेटा हमारा एल्गी, ठीक है। एल्गी क्या है बेटा? ये द ग्रीन फूड मेकर्स। क्या है बेटा? एल्गी हमारी ग्रीन फूड मेकर्स हैं। ये भी क्या होती है? ये यूनिसेलुलर भी मिल सकती है हमें एल्गी और मल्टीसेलुलर भी। यूकैरियोटिक होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होती है, फोटोसिंथेटिक होती हैं, ठीक है। कि ऑटोट्रोफिक क्या है? जो अपना खाना खुद बनाते हो, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। अब कंटेन, ये क्या कंटेन करके रखते हैं बेटा? ये अगर ग्रीन है तो क्या, कौन सा पिगमेंट रखते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और ये क्या करते हैं बेटा? कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इनकी जो सेल वॉल होती है मेनली किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से मिलके बनेगी। इनकी सेल वॉल किससे मिलके बनेगी? सेल्यूलोज से। इसके एग्जाम्पल है बेटा बहुत सारे। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो क्लेमिडोमोनास। क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है हमारी? क्लेमिडोमोनास, ठीक है। ये ऐसी दिखाई देती है, ठीक है बेटा। और क्या है बेटा हमारे पास? स्पाइरोगायरा क्लोरेला, ठीक है। तो ये भी देखिए बेटा, एल्गी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बेटा, एक एल्गी ऐसी भी है जिसको हम प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। प्रोटीन खाने के लिए प्रोटीन जो होता है, एल्गी बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब प्रोटोजोआ जो है बिहेव करते हैं जैसे कि एनिमल्स बिहेव करते हैं, जबकि एल्गी बिहेव करती हैं हमारी प्लांट्स की तरह, और बोथ आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। एक कल मैंने बताया था कि हर छोटे से छोटा जीव भी हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो हमारा जो इकोसिस्टम है, हर एक ऑर्गेनिज्म उसको मिलकर क्या करता है बेटा? बैलेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बेटा अपनी फंजाई को, ठीक है। फंजाई क्या है? ये बेटा देखिए, ये प्लांट्स की तरह दिखाई देने वाली, प्लांट्स की तरह दिखाई देती है थोड़ी सी, बट नहीं होती है। ये क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं फंगस को नेचर्स डिकम्पोजर, ठीक है। जो हमारी फंजाई है ये मल्टी सेलुलर है, हेटेरोट्रोफिक
ऑर्गेनिज्म है और ये प्लांट्स की तरह दिखाई देता है जैसे मशरूम देखो आप, बट लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता इसके अंदर, एंड आर जनरली फाउंड इन कॉलोनीज। जर्नली ये मैंने अभी बताया था कि बेसिकली, और सभी एक को छोड़कर, एक जो आती है ईस्ट, ईस्ट सिर्फ क्या है फंजाई यूनिसेलुलर है, बाकी सभी क्या है बेटा मल्टी सेलुलर है, सभी क्या है कॉलोनी में भी रहती हैं, ठीक है। बाकी ये ईस्ट क्या है हमारी अकेली रहती है, ये देखो लिखा हुआ है ईस्ट इज द एक्सेप्शन विच इज यूनिसेलुलर इन नेचर, ठीक है ना। ये क्या मिलती है बेटा यूनिसेलुलर मिलती है। एग्जाम्पल इसके क्या है बेटा फंगस के, पेनिसिलियम है, एस्परगिलस है, ठीक है। तो बहुत सारी फंजाई हमारे पास जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, और जैसे कि आप याद करो मशरूम आप खाते हो तो मशरूम क्या आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर बात करें ब्रेड मोल्ड जो आपका खाना जो है खराब कर देती हैं, ठीक है ना। बहुत बार आपने देखा होगा कि मम्मा ने टिफिन दिया, टिफिन के अंदर आपने वही चपाती रख के कहीं आप भूल गए, कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो उसमें एक ग्रीन ब्लू टाइप सा और क्या नाम है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का क्या है कुछ आ गया है, और वाइट वाइट कुछ आ गया, तो वो क्या है, वो ब्रेड मोल्ड है। कौन सी फंगस है, वो ब्रेड मोल्ड है जो खाना खराब कर देती है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा ईस्ट के बारे में क्या है बेटा, ईस्ट एक यूनिक फंगस है, बिल्कुल यूनिक फंगस है कि ये हमारे नेचर के अंदर मिलती है। और ये बेटा जितना भी ईस्ट, जितना भी बेकरी आप देख रहे हैं उसमें किसका यूज हो रहा है, इसी ईस्ट का यूज हो रहा है, ठीक है। ये बेटा रिप्रोड्यूस करती है बाय बडिंग, ठीक है ना, बडिंग से रिप्रोड्यूस करती है। और ये क्या है बेटा इसके अंदर हमें ब्रेड बनाना हो, हमें बियर बनानी हो, वाइन बनानी हो, या किसी प्रकार की हमें फर्मेंटेशन करनी हो तो उसमें किसका हेल्प होता है, हमारी इस ईस्ट का होता है, ठीक है। की फीचर्स क्या है फंजाई के देख लेते हैं, आइए चलिए, ठीक है। इसके एग्जांपल एस्परगिलस, राइजोपस, पेनिसिलियम। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी ये फंजाई, बस एक ईस्ट है जो यूनिसेलुलर है, हिट्रोट्रोफिक होती है। ये बेटा दोनों प्लांट से भी और एनिमल से भी क्या करती है, अपना खाना प्राप्त करती है, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता, जनरली ये कॉलोनी में मिलती है और ये एक्ट करती हैं डिकम्पोजर्स की तरह, ये बेटा ब्रेक डाउन करती हैं हमारे ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। इसके एग्जांपल्स यही हैं पेनिसिलियम, राइजोपस, एस्परजिलस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, अब आ जाते हैं हमारे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जिन भाई साहब का नाम क्या है, वायरसेस। अगर ये किसी कंप्यूटर में बोलते ना कंप्यूटर में आ गया वायरस तो फिर खत्म है। तो बेटा ये क्या है, टाइनी इन्वेडर्स हैं, नॉट लिविंग बट इन्फेक्टिंग। बेटा ये बहुत ही इन्फेक्शियस एजेंट होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि आज तक इसके बारे में ये नहीं पता चला है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। जब तक ये इन्वायरमेंट के अंदर रहता है या सराउंडिंग के अंदर रहता है तब तक ये क्या रहता है, नॉन लिविंग रहता है। क्या रहता है, नॉन लिविंग। बट जैसे ही किसी लिविंग बॉडी पर अगर एक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, लिविंग बॉडी पर एक्ट करते ही क्या हो जाता है, ये लिविंग। तो इसकी बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी वाला है, ठीक है, और उसी की डीएनए को ये यूज करता है, ठीक है, आगे के कामों में। अब देखो बेटा पढ़ते हैं इसके बारे में। वायरस ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं बिकॉज दे आर नॉट बिल्ट अप ऑफ सेल, ये किसी भी प्रकार से के सेल से मिलकर नहीं बनता है, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अब इनको बेटा जीने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए इनको किसी लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। होस्ट किसको बोलते हैं, किसी लिविंग बॉडी पर अगर कोई एक्ट करता है, लिविंग बॉडी पर कोई भी वायरस फंजाई जो भी कोई एक्ट करता है किसी लिविंग बॉडी पर, वो उसके लिए क्या हो जाता है बेटा, होस्ट। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो स्ट्रक्चर जो वायरस की है वो कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट। जो वायरस की स्ट्रक्चर है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का एक कोट होता है उसके ऊपर। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि बेटा हमारे पास है डीएनए, सिर्फ डीएनए से हमारा बेसिक जो जेनेटिक मेकअप है डीएनए से है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें आरएनए की जरूरत होती है। तो यहाँ क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड इसके पास भी डीएनए और आरएनए दोनों हो सकती हैं। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा आपने बहुत सारे वायरस के नाम सुने होंगे। कोरोना वायरस जिसमें से सबसे
मेन है जो अभी एक पेंडेमिक आया था उसमें कोरोना वायरस को आपने सुना होगा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पोलियो वायरस है, HIV जो सुनी होगी आपने, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, या फिर ये क्या है बेटा, एड्स वायरस है, HIV वाला, तो ये भी वायरस है। बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को खा जाता है, ऐसा भी है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेटा, अभी देखो टाइप्स ऑफ वायरस, कितने प्रकार के टाइप ऑफ वायरस बेटा, हेलिकल, ठीक है, हेलिकल जो कि एक तो ऐसे मिलेंगे हमें ऐसे करके, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेलिकल। इसका एग्जाम्पल क्या है, TMV, क्या है TMV का मतलब टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, कैप्सोमियर होते हैं, ठीक है, और यहाँ बीच में क्या होते हैं, इसके RNA होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होगा। बार बार क्या बताया था, प्रोटीन कोट, ये वाला क्या है, प्रोटीन कोट है, और अंदर वाला क्या है, DNA या RNA होगा, ठीक है। ऐसा इसमें है पॉलीहेड्रल, जिसके एक से अधिक क्या है बेटा, हेड है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहेड्रल। पॉली मीन्स ज्यादा, हेड्रल मतलब ये समझो कि इसके पॉलीहेड्रल है ये, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एडिनो वायरस, ठीक है, क्या है, एडिनो वायरस। फिर के कुछ स्फेरिकल शेप के होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है बेटा, इसके ऊपर भी क्या होगा, स्फेरिकल मतलब बिल्कुल गोल गोल मिलेगा, ऊपर ये ऐसे मिलते हैं, तो ये क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये देखिए बेटा। और कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक बेटा हेड दिखाई देगा, ठीक है, अंदर इसके DNA है, एक नेक दिखाई देगी, फिर इसके अंदर क्या दिखाई देगा बेटा, टेल भी दिखाई देगी, टेल, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं बेटा, बैक्टीरियोफाज। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मेनली 5 प्रकार के हमारे क्या थे बेटा, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से थे, याद करिए। सबसे पहले हमने पढ़ा बैक्टीरिया, जो कि हमें हर जगह पाया जाता था, हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और क्या है, हार्मफुल भी है, ठीक है। शेप के बेस पे हमने बताया कि 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले बताया स्फेरिकल, जिसका नाम क्या था, कोकाई। फिर हमने बताया रोड शेप बैक्टीरिया, जिसको हमने कहा बेसिली या बेसिलस। और फिर थर्ड हमने बताया विब्रियो, विब्रियो जिसका कोमा शेप था, ठीक है ना। और अकेले को क्या कहते हैं बेटा, विब्रियम, ठीक है। फिर हमने बताया कि स्पाइरल शेप के होते हैं, उसको क्या बताया हमने, स्पाइरिला, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरियाज हमारे पास होते हैं शेप के बेस पे, और बेटा दोनों हमने बता दिया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा एल्गी पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फंजाई, फिर हमने पढ़ा आपका प्रोटोजोआंस, फिर हमने पढ़ा वायरसेस, ठीक है। तो ये 5 मेजर ग्रुप हैं, इन मेजर ग्रुप्स को ध्यान से पढ़ लेना बेटा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं क्या कहती है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अगर बेटा बात करें हम साइज के बेस पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइज एंड इंपैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन काइंड पे इनका क्या वो रहता है, तो इसको देख लेते हैं बेटा। साइज के बेस पे सबसे छोटा साइज कहां है और कौन सा बड़ा साइज है इनमें से, तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे छोटा साइज बेटा वायरस से भी छोटा। देखो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, बैक्टीरिया पढ़ा है, वायरस पढ़ा और एल्गी पढ़ी, ठीक है। अगर बेटा साइज के बेस पे देखें तो यहां पे सबसे बड़ा हमने साइज किसका दिखा रखा है, एल्गी का, ठीक है। इससे बड़ा भी फंजाई का होगा, ठीक है। एल्गी के बाद में अगर छोटे साइज में करें, जैसे कि 2 से 100 μm माइक्रोमीटर होता है, कौन सा बेटा, एल्गी का साइज। तो उससे छोटा होता है बेटा 0.5 से 5 μm का ही हमें पास क्या मिलेगा, बैक्टीरिया। और उससे भी छोटे, उससे भी बहुत छोटे नैनोमीटर में मिलेंगे, 20 to 300 नैनोमीटर के हमें क्या मिलते हैं, वायरसेस शेप साइज के बेस पे। ये यहां से अगर देखें तो यहां सबसे बड़ी एल्गी, फिर बैक्टीरिया, फिर उससे छोटा वायरस, और वायरस से भी छोटा क्या होता है बेटा, वायरोइड्स। क्या होता है, वायरोइड्स। इसका साइज भी अगर 246 to 401 नैनोमीटर होता है, इतना ज्यादा छोटा होता है। बस ये क्या होता है कि स्मॉल सर्कुलर RNA मॉलिक्यूल होता है, और ये भी इससे ज्यादा खतरनाक है। जितना छोटा साइज हो रहा है उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं ये। इनसे भी छोटा अगर बात करें बेटा साइज के बेस पे, तो प्रायंस। प्रायंस क्या होते हैं बेटा, मिसफोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर इसकी कितनी छोटी होती है, ये 2 to 10 नैनोमीटर, बहुत ही साइज में सबसे छोटे, ठीक है। और अगर यहां बात करें बेटा हम इनके कि ये हमें किस प्रकार से क्या डिजीज कोज कराते हैं, तो ये प्रायन जो है बेटा ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर भी अटैक कर सकता है। कोज रेयर, ये बहुत
रेयरली बेटा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, बट अगर ये पहुंच गया तो ब्रेन को डेड ही कर देगा, आदमी को मार ही डालेगा। नो डिस्ट्रॉयड बाय हीट, इसको ना तो हीट से, ना रेडिएशन से, और ना इसको हम डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक होता है ये। डिफिकल्ट टू डायग्नोज एंड ट्रीट, अगर हमें बहुत रेयरली होता है कि कोई प्रायन हमारी बॉडी पर एक्ट करे, अगर प्रायन बॉडी पे एक्ट कर गया तो ब्रेन सेल्स जो हैं सारे खा जाएगा, ये खत्म कर देगा, और फिर क्या करेगा, इसका बेटा कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जैकोब डिजीज है, जिसको बोलते हैं सीजेडी डिजीज कोज कराता है। ठीक है, अभी बेटा देखो वायरोइड्स हैं, ये क्या करते हैं वायरोइड्स, बेटा इनका साइज जो है 246 to 40 नैनोमीटर होता है, और ये इन्फेक्ट करते हैं हमारे प्लांट्स को और डिजीज कोज करा सकते हैं। इनके ऊपर बेटा जैसे वायरस के ऊपर तो कोई प्रोटीन कोट था, और फिर बाहर क्या थी, प्रोटीन कोट, और अंदर क्या थी, आरएनए। बट इसके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता, इसके पास क्या होता है, सिर्फ आरएनए का एक स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो यहां पे कोई प्रोटीन कोट नहीं मिलता वायरोइड्स के अंदर, और ये क्या है, कैन इंटरफेयर विद प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप यील्ड, ये किसी भी फसल को तबाह कर सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि बेटा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड की हेल्प से होता है, ये की वजह से होता है पोटैटो स्पिंडल, एक डिजीज का नाम है पोटैटो स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल शेप के हमें क्या मिलेंगे बेटा, ये पोटैटो हो जाते हैं, तो वो किससे होता है, ट्यूबर, क्या नाम है इसका, ट्यूबर वायरोइड। ठीक है, अभी देखो बेटा अगर वायरस की बात करें तो ये तो बहुत ही डिजीज कोज करने वाले, ह्यूमंस में भी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, इसके अंदर हमने बताया था कि भैया अंदर तो इसका न्यूक्लिक एसिड होता है, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, और बार इसका क्या होता है बेटा, प्रोटीन कोट, जिसको हमने क्या कहा था, कैप्सिड। अब कैप्सिड कैसे बनता है, कैप्सोमियर से मिलकर बनता है। ठीक है ना, अब देखो बेटा ध्यान दो कि ये क्या है, ये इनको कभी भी ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इनको बेटा हमेशा रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपना नंबर बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए इनको किसकी जरूरत है, किसी होस्ट सेल की जरूरत है, किसी लिविंग बॉडी की जरूरत है। ठीक है, कुछ वायरस ऐसे हैं जो बेनिफिशियल हैं। हाँ, ये एक मैं बात बताना भूल गया, वायरस जो है बेनिफिशियल कैसे है हमारे लिए, हमने ये बताया नहीं था, हमने कहा था कि ये हमारे लिए कोई किसी प्रकार से इनका कोई बेनिफिट नहीं है, बट इनका इन्हीं वायरस को हम बना लेते हैं, हमारा फायदा सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्हीं वायरस से हम क्या बना लेते हैं, एंटीवायरल वैक्सीन्स बनाते हैं। ठीक है ना, जो वायरल डिजीज के अगेंस्ट ही दी जाती है उसको हम वैक्सीन बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी कि वैक्सीन है क्या। ठीक है, तो वैक्सीन जो है बेटा बेनिफिशियल है वैक्सीन बनाने में, और एक बात और, जीन थेरेपी और रिसर्च करने में हमें वायरस का बहुत बड़ा बेनिफिट है। यही है ह्यूमन काइंड के लिए, अगर इसके बेनिफिट जाने तो क्या बेनिफिट है वायरस के बेनिफिट, वैसे तो मोर पैथोजेनिक होता है ये, बट इसका कहां फायदा है, 3 फायदे हमने मेन बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। एक तो बेटा कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, कि हम उनको यूज करते हैं वैक्सीन बनाने में। किस में बेटा, वैक्सीन बनाने में वायरस का यूज होता है, या हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में, या फिर बेटा हम कोई जीन थेरेपी करते हैं तब वायरस का हमारा यूज है। 3 मेन इसके क्या होते हैं, हमारे बेनिफिट होते हैं। बाकी अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया बेटा बहुत सारी डिजीज कोज करता है, टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारी डिजीज कोज करता है। इसमें भी बेटा ये कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है, जैसे कर्ड मेकिंग, ठीक है, वाइटामिन प्रोड्यूस करने के लिए, हमारी डाइजेशन को ठीक करने के लिए। ठीक है, और बेटा बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। और एल्गी की बात करें तो एल्गी बेटा क्या होती है हमारी, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली एल्गीज होती हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती हैं। और बेस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन्स जो होती है हमारी बेटा, छोटी चीज को कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म खाएगा, बड़े को कुछ हो, तो ये मेनली बेटा प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं जो जिनके ऊपर प्लांट की तरह स्ट्रक्चर नहीं होती, बस सिर्फ और सिर्फ थैलस स्ट्रक्चर फैली होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बेटा, इनको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट बनाने में और बायोफ्यूल्स बनाने के अंदर। ठीक है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स होते हैं, और बेटा ये क्या है, टॉक्सिक भी हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो बेटा हमने सभी के ये हमारे भाई इनका साइज और इनका इंपैक्ट
सारा हमने पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं बेटा हम फटाफट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड कैसे हैं। देखो बेटा ध्यान से पढ़ो कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम कैसे कैसे हमारे दोस्त की तरह ये काम करते हैं, ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, उनको पढ़ते हैं। बेटा सबसे पहला पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा एंड चीज। ठीक है, हम जितना भी हमारा खाना हम बना रहे हैं, जैसे कि हमारी कर्ड की मेकिंग होगी, ठीक है, हम बैक्टीरिया का यूज करें, लैक्टोबैसिलस का। ब्रेड बना रहे हैं तो हम ईस्ट का यूज कर रहे हैं, केक बना रहे हैं तो ईस्ट का यूज कर रहे हैं, इडली बना रहे हैं तो यूज कर रहे हैं, डोसा बना रहे हैं तो यूज कर रहे हैं। यहां हम फर्मेंटेशन के लिए बेटा कुछ ना एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज करते हैं या एनारोबिक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, अगर बेटा बात करें तो मतलब सीधी सीधी बात है कि हमारे फूड बनाने के लिए या फूड या बेवरेजेस बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए बेटा बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार से बेटा हमारे लिए काम करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड्स भी हैं और हमारे लिए दुश्मन भी हैं। ठीक है, तो ये बेटा दूसरा क्या है, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि अगर हम बेटा अल्कोहल प्रोड्यूस करने में, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड बनाने में, कुछ एंजाइम्स बनाने में, विटामिन्स बनाने में, सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी, जो कि कहां लेके जाए जाते, जो बेटा प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है एससीपी, उनको बनाने में बेटा कमर्शियल यूज भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेटा हम देखो बायोपेस्टिसाइड, कंपोस्टिंग, सोइल की हेल्थ के लिए, और बेटा बायोपेस्टिसाइड, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करने के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। मेडिसिनल यूज, जितने भी मेडिसिन हैं, वैक्सीन बनाने में, एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ये हमारी गट हेल्थ को बेटा ठीक करने के लिए बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो बेटा ये क्या है, मेडिसिनल यूज भी इसका क्या है बेटा, हमारे फ्रेंड की तरह करता है। पांचवा है बेटा क्लीनिंग इन द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को, सीवेज, बहुत सारी अब ट्रेन्स के अंदर अगर आप जाते हो तो बायो टॉयलेट्स यूज करते हैं, या फिर आप जहां भी जाते हैं तो बायो टॉयलेट्स आजकल यूज करने लगे। सीवेज के जो ट्रीटमेंट के लिए आज कल क्या है बेटा, बैक्टीरियाज का यूज किया जा रहा है, ऑयल स्पिल क्लीनअप के लिए, वेस्ट डिकम्पोजिशन के लिए, बायो रिमेडिएशन के लिए, बहुत सारे बेटा क्या है हम इनकी यूज करते हैं। तो ये हमारे बेसिकली 5 हमने क्या लिखे हैं, इसके बेनिफिट्स लिखे, याद कर लेना। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा एंड चीज। दूसरा क्या है, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चौथा, थर्ड क्या है, एग्रीकल्चर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फोर्थ क्या है, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पांचवा क्या है, क्लीनिंग इन द एनवायरनमेंट। अब इनको एक एक खोल के पढ़ते हैं फटाफट से। तो बेटा यहां पे देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, याद रख लो कि भैया यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारा हेल्प अस बाय मेकिंग मेनी टेस्टी एंड यूजफुल फूड्स। बहुत सारे यूजफुल फूड जो है हमारे, कर्ड हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, तो इन सबको बनाने में भी बेटा हमारा क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। तो यहां पे देखो बेटा, कर्ड जो है एक कर्ड, मेकिंग ऑफ कर्ड इज अ प्रोसेस इन विच लैक्टोज, मिल्क शुगर को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब द कर्ड इज फर्दर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इडली, डोसाज एंड भटूराज। ठीक है, इस कर्ड को हम यूज करते हैं। दूसरा क्या है बेटा, ब्रेड मेकिंग। ईस्ट जो है, ईस्ट क्या करते हैं बेटा, अनकुक्ड जो डफ होता है हमारा, डव मतलब कि एक आटे के अंदर हम मिला के रख लेते हैं ईस्ट, फिर कुछ देर के बाद छोड़ देते हैं। फिर इसमें क्या है बेटा, ये थोड़ा सा इसमें से एनारोबिकली क्या करेगी, ये रेस्पिरेशन करेगी, तो ये डफ जो है क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और उससे हम क्या बनाते हैं बेटा, ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, अभी तीसरा ऐड फ्लेवर ऐड करने के लिए कुछ फंजाई ऐसी हैं, एस्पायरजिलस और पेनिसिलियम आर एडिड टू चीज टू गिव अ स्पेशल फ्लेवर। एक स्पेशल फ्लेवर देने के लिए बेटा, मोजरेला चीज, ये चीज, वो चीज, बहुत सारे चीज आ गए। तो इस फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, इसको टेस्ट को एनहेंस करने के लिए हम चीज के अंदर कुछ क्या मिलाते हैं बेटा, फंजाई मिलाते हैं। जैसे ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है बेटा, चीज विद द स्पेशल फ्लेवर। इन शॉर्ट बेटा देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई हेल्प करते हैं हमारे फूड बनाने में, ठीक है ना, और फूड को टेस्टी बनाने में, और हेल्दी एंड इजी टू डाइजेस्ट करने में भी प्रोबैक्टीरिया का यूज है। ठीक है, फटाफट से देखते हैं बेटा, टाइम
ज्यादा नहीं लगाएंगे। कमर्शियल यूज देख लो, कमर्शियल यूज अगर देखें तो बेटा हमारी वाइन इंडस्ट्रीज, बियर इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें भी क्या है बेटा, हमारा ईस्ट फंगस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बेटा, फर्मेंटेशन में फंगस का, ईस्ट का। कौन सी ईस्ट है ये, सॉरी कौन सी फंजाई है, ईस्ट है। तो ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द फ्रूट जूसेस, ठीक है, एंड ग्रेन लाइक बार्ले एंड राइस, ठीक है। बार्ले, राइस, फ्रूट जूसेस के अंदर क्या होते हैं बेटा, हमारी ईस्ट नेचुरल तरीके से बेटा बनती है, और ईस्ट डालती है और नेचुरल शुगर बनाती है। तो यही किसका बेटा प्रोडक्शन करती है, एल्कोहल, इथेनॉल का, ठीक है ना। ईस्ट ब्रिंग्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू द एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाउ इट्स वर्क बेटा, देखो कोई भी नेचुरल शुगर जिसके अंदर है, फ्रूट्स के अंदर या हमारे सीरियल्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, तो उनके अंदर क्या होगा कि हम इसमें ईस्ट इज ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर, नेचुरल तरीके से क्या है बेटा, ईस्ट ग्रोन होती है। फिर ये क्या करेगी, फर्मेंटेशन करेगी। ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनाएगी तो ये क्या हो जाएगा, फर्मेंटेड हो जाएगा। और कोई भी फर्मेंटेड आइटम क्या है, वो बेटा पीने में अच्छा लगता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स, दिस प्रोसेस इज यूज टू मेक वाइन एंड बियर, ये जो प्रोसेस है हम किस में यूज करते हैं बेटा, वाइन और बियर बनाने में भी, ठीक है। एप्पी फिज भी आप लोगों ने पी होगी वैसे तो। ईस्ट हेल्प इन मेकिंग वाइन, बियर इन एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है, एग्रीकल्चर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए बेटा, अगर हम एग्रीकल्चर में यूज देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। ये हमारे बहुत सारी जो हमारी सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, प्लस हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने में बेटा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा कि हम जो जितने भी फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, NPK, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, कुछ ऐसे हैं जो हमारी सोइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो बेटा, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन तो 21% ही होती है। तो इसको तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, नाइट्रोजन को हम यूज नहीं करते। बता सकते हो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को हम, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम यूज नहीं करते, ना प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक को नहीं करते, हम क्या करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ क्या होते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करके देते हैं। अब वो कन्वर्ट करके देते हैं तो वो जब यही नाइट्रोजन अगर फिक्स होती है हमारी सोइल में, तो वही हमारी सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देगी और प्लांट्स जो हैं हेल्दी ग्रो करेंगे, ठीक है, बेटर क्रॉप मिलेगी। हेल्दी सोइल होगी तो हेल्दी प्लांट्स होंगे, बेटर क्रॉप होगी, ठीक है। तो बेटा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन ले लेते हैं जबकि हम नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और यही माइक्रोब्स कन्वर्ट करते हैं बेटा हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में। याद रखना, यही एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये क्या होते हैं बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है बाई नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब देखो बेटा आगे करते हैं। अब जब ये हमारी जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगी सोइल के अंदर, तो ये क्या हो जाएगी, एनरिच द सोइल विद द नाइट्रोजन, ठीक है। अभी आगे चल के देखते हैं क्या क्या है हमारी स्लाइड्स के अंदर। नाइट्रोजन साइकिल बेटा, ये एक एसेंशियल साइकिल है हमारे लिए। नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, मैंने कहा ना कि जो नाइट्रोजन होती है हमारे पास, जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो हमारी एयर में होती है 78%। इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं करते। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, किसमें, हमारी सोइल के अंदर। और वही नाइट्रोजन को कौन यूज कर रहा है, हमारा प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। प्लांट एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा देखो कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, इसको खा जाते हैं। वो खाने के बाद बेटा ये एक्सक्रीटा करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। वो एक्सक्रीटा जो है हमारे पास यहां आएगा, वहां भी इसमें से फिर डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया होंगे, वो इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर से ये क्या चलती रहती है बेटा, एक सोइल, एक साइकिल चलती रहती है। क्या चलती रहती है, साइकिल, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। अब ये नाइट्रोजन साइकिल किस किस के बीच होती है, देखो नाइट्रोजन साइकिल कहां से आई, एयर से, ठीक है। एयर से कहां जाएगी बेटा, सोइल से, सोइल में, सोइल के से कहां जाएगी, प्लांट्स में, और प्लांट से कहां जाएगी,
एनिमल्स में, और एनिमल्स से फिर क्या हो जाएगी बेटा, वापस सोइल के अंदर या एयर के अंदर। ठीक है ना। तो ये क्या हमारी नाइट्रोजन चलती रहती है। नाइट्रोजन मूव्स इन अ साइकिल बिटवीन द एयर, सोइल, वाटर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, ये इसके स्टेप्स पढ़ते हैं क्या होते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। यहां से जो नाइट्रोजन होती है हमारे पास, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल। पहला स्टेप क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कौन फिक्स करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे कहां करेंगे, सोइल के अंदर फिक्स करेंगे। कहां करेंगे, सोइल के अंदर फिक्स करेंगे। किस में करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में। ठीक है ना, ये जो सोइल के अंदर फिक्स हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाइट्रोजन। ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर मैंने बताया था कि प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे। फिर अभी इसी जो हमने यहां फिक्स कर दी इस नाइट्रोजन, उसको कौन लेगा बेटा, हमारे प्लांट्स लेंगे। द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम द सोइल, सोइल से लेंगे, एंड कन्वर्ट देम इनटू द प्लांट प्रोटीन्स, और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लांट प्रोटीन में। फिर क्या है बेटा, अभी इसी प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल्स ग्रेज करेंगे, ग्रेजिंग करते हैं ना, चरते हैं, तो एनिमल्स गेट नाइट्रोजन। अब द प्लांट्स आर ईटन बाय द एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा ये खाई जाएगा प्लांट्स, एंड दस प्लांट प्रोटीन आर यूज्ड फॉर मेकिंग एनिमल प्रोटीन। अब यही प्लांट प्रोटीन क्या बनाएगा हमारा, ये प्लांट प्रोटीन था, अब यहां जाके क्या बन गया, ये एनिमल प्रोटीन। क्या बन गया, एनिमल प्रोटीन। अभी देख लो हमारा ये नाइट्रोजन कैसे कैसे घूम रहा है। नाइट्रोजन एयर के अंदर क्या था बेटा, नाइट्रोजन एयर के अंदर, अरे भाई चलो यहां करता हूं, एयर के अंदर नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर यहां पे Cn लिख रहा हूं, कंपाउंड नाइट्रोजन। फिर ये बना Pn, Pn क्या हुआ, Pn मतलब प्लांट नाइट्रोजन, और इसके ऊपर ये लगा लेना P, PNP बोल देना इसको। ठीक है, प्लांट नाइट्रोजन प्रोटीन या फिर प्लांट प्रोटीन बन गया, PP लिख लो, PP बन गया। फिर यहां से क्या बनेगा, ये AP, एनिमल प्रोटीन। अब एनिमल प्रोटीन जब एनिमल ने खा लिया तो एनिमल प्रोटीन। अब इसका क्या होगा, अब ये जितने भी एनिमल्स ने खाए उसमें क्या होगा, अमोनिफिकेशन। व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सोइल, कुछ बैक्टीरियाज और कुछ फंजाई जो है हमारे इसमें प्रेजेंट होती है। आप देखो कोई भी एक सेब जो है, सेब लो, एप्पल या फिर कोई आप कुछ भी रोटी या फिर जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, आप कुछ दिन सोइल के अंदर रखाओ, कुछ दिन में आपको क्या मिलेगा, वहां वो सेब मिलेगा 6 महीने बाद, या फिर वो मिट्टी मिलेगी। ठीक है, मिट्टी मिलेगी, क्योंकि इसका मतलब कि हमारे सोइल के अंदर कुछ डिकम्पोजर्स मौजूद हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारी सोइल को मतलब ये जो हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ डिकम्पोजर्स प्रेजेंट हैं, कुछ फंजाई और कुछ प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो वो क्या करते हैं बेटा, डिकम्पोज करेंगे, और ये जो प्रोटीन इनकी बॉडी में था, चाहे ये एक्सक्रीट करें, ठीक है, चाहे ये एक्सक्रीट करें, ठीक है, या फिर ये डाई हो जाए प्लांट, या फिर जो पत्ते नीचे गिर जाएं। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को क्या किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, ये अमोनिया में। अब ये क्या हो गया, यहां पे अमोनिया। तो जहां पे ये इनके एक्सक्रीटा से या इनकी डेड बॉडी से, प्लांट की डेड बॉडी से अमोनिया निकाल ले, उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन तो हो गया, अमोनिफिकेशन के बाद बेटा क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन। अब कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये जो अमोनिया है ना, thus formed is converted first into nitrites। अब ये अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा, क्या होते हैं, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं या नाइट्रोसोमोनास होते हैं। ठीक है, नोस्टोक एनाबियना नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ये क्या करेंगे, ये अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे किसमें बेटा, नाइट्राइट्स में। किसमें, नाइट्राइट्स में। और फिर ये नाइट्रेट्स जो हैं क्या करेंगे बेटा, ये सॉरी फिर से बताता हूं ये थोड़ा सा पॉइंट। नाइट्रिफिकेशन क्या है, अमोनिया दस फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू नाइट्राइट्स। पहले किस में कन्वर्ट होगा बेटा, नाइट्राइट्स में। NH3 है अमोनिया, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर NO3 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एंड देन द नाइट्रेट्स बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, फिर क्या होगा, एंड नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली।
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, जब हम अमोनिया को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रिफिकेशन। फिर क्या होगा, अब डीनाइट्रिफिकेशन। पहले तो नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया से हमने नाइट्रेट बना लिया, अब नाइट्रास इससे हमने क्या बनाना है, नाइट्रेट से हमने फिर से इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखो, द सोइल कंटेन डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, जैसे कि सूडोमोनास, क्या नाम है इसका, सूडोमोनास। ये क्या करेंगे बेटा, हमारी इस सोइल में जो जितना भी हमारा हमने क्या कन्वर्ट किया, नाइट्रेट्स पड़ा हुआ, उसको फिर से कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, नाइट्रोजन में, और फ्री नाइट्रोजन विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? बहुत आसान था, समझ लो। पहले नाइट्रोजन फिक्स की कुछ बैक्टीरियाज ने, ठीक है, वो प्लांट ने एब्जॉर्ब करी सॉइल के अंदर जो थी, फिर वहां से प्लांट के अंदर थी वो उसने एनिमल ने करी, एनिमल जाके मर गया तो उसमें से हमने क्या किया, अमोनिया निकाल लिया। फिर अमोनिया ने क्या किया, अमोनिया जितने भी थे उन अमोनिया से हमने कन्वर्ट किया कुछ बैक्टीरिया के हेल्प से। दो प्रकार के बैक्टीरिया लगे यहां, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और नाइट्रो बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया, अमोनिया से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर से इस नाइट्रेट्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रोजन में। अब फिर से हमने इसमें जो डीनाइट्रिफिकेशन किया, इसका डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया थे जिसका नाम क्या था, सूडोमोनास। सूडोमोनास ने फिर से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजन में, फ्री नाइट्रोजन में। और ये नाइट्रोजन फिर से कहां चली गई, हमारी एयर के पास। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोजन साइकिल। ये कुछ स्टेप्स थे। अब आगे चलते हैं फटाफट से, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है ऐसे बेटा समझाने के चक्कर में। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखो बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत सारी हमारे एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन बनाने में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज है। एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं बेटा, ये जितने भी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो, तो हम उनके लिए ये यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। हम क्या करते हैं बेटा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं और उनको उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, और वहां से हम क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। कुछ फंजाई एंड बैक्टीरिया आर इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स। दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स हैं। फंजाई, पेनिसिलियम, याद करो, ठीक है। ये क्या बनाते हैं बेटा, एक वैरायटी ऑफ माइक्रो एंटीबायोटिक्स बनाने में हमारा हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। अब एक एग्जांपल है बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। आपने तो कौन सा सुना है, रेप्टामाइसिन? अरे वो तो मजाक की बात है, रेप्टामाइसिन। ये क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरियोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिटीन। ये क्या है बेटा, हमारी कुछ बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाने वाली एंटीबायोटिक्स हैं। अब बेटा फंजाई से इसका नाम याद रख लो, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कहां से बेटा ऑब्टेन की जाती है, फंजाई से, ठीक है। अब दीज एंटीबायोटिक्स आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। इन एंटीबायोटिक्स को जब भी आप जाते हो डॉक्टर के पास, हाथ में थमा देते हैं कुछ आपको एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या है बेटा, ये बहुत ये क्योर करती हैं बहुत सारी डिजीज को, वैरायटी ऑफ डिजीज को, ह्यूमन में, प्लांट में और एनिमल्स में, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट करते हैं। अभी एंटीबायोटिक्स तो पढ़ लिया सर, ये वैक्सीन्स क्या होती हैं? वैक्सीन का हमने सुना है, तो एक बार बताओ बेटा, ये हमें वैक्सीन्स, देखो हम छोटे थे तब से वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो जाती। कोई बीसीजी की, कोरोना की भी तो वैक्सीन लगी थी, ठीक है ना, लगी थी। आपके स्कूल्स के अंदर डिफरेंट प्रकार के हमारी गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है कि आप कैसे स्वस्थ रहें, आपको जो है बहुत बड़ी कोई डिजीज ना हो, तो उसके लिए वैक्सीन्स होती हैं। वैक्सीन्स क्या होते हैं बेटा, हमारे लिए हमारे शील्ड का काम करती हैं, शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। एक बार सबसे पहले इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वैक्सीन की हिस्ट्री क्या रही है, फिर हम देखेंगे कि सबसे पहले ये इन्वेंट किसने की थी। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने की थी। कब, कहां की थी, इंग्लैंड के अंदर इन्वेंट की थी। और कब की थी, 1796 के अंदर वैक्सीन को इन्वेंट किया गया था। व्हाट डिड ही डेवलप, कहां से इन्होंने, किसके लिए बेटा ये सबसे पहले डेवलप की थी, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बताते हैं कि स्मॉल पॉक्स हो गया था, और इस स्मॉल पॉक्स को खत्म करने के लिए डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इस वैक्सीन को बनाने का काम किया था, ठीक है। अभी ये बात याद रख लो। अब पढ़ेंगे कि वैक्सीन है क्या। ए वैक्सीन इज प्रिपरेशन
दैट इज यूज टू स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स दो प्रकार से काम करती है हमारी बॉडी। एक ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज, अगर मैं बचपन में हूं, छोटा हूं, या कभी भी मेरी बॉडी में एक कोई डिजीज आई है, तो मेरी बॉडी एक मेमोरी रिस्पॉन्स जो है उसको स्टोर कर लेती है, ठीक है। तो वो स्टोर करके रखती है, जब उसके सामने दोबारा कोई ऐसी डिजीज आती है तो तुरंत पहचान जाती है और तुरंत अपनी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेज में हमने क्या देखा, देखते हैं कि भाई हमारी जो ये इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा स्लो काम करती, तो इसके लिए हमने क्या किया, मेमोरी रिस्पॉन्स में ही हमने वो क्या डाल दिए, कुछ वायरस डाल दिए। कैसे? जिनकी हमने ग्रोथ इनहिबिट कर दी है, ठीक है ना। अभी ध्यान से सुनो कि बेटा ये क्या है, वैक्सीन क्या है, एक इज अ प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए प्रिपरेशन है, कि हमारी बॉडी क्या करे बेटा, यूज टू स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, अगेंस्ट द डिजीजेज के अगेंस्ट। इट हेल्प आवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सेम डिजीज इन द फ्यूचर। अगर हमारी बॉडी में, याद करो, ये करो, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, ये कहते हैं कि बॉडी एक ही बार होता है। स्मॉल पॉक्स जब हमारी बॉडी में होता है तो स्मॉल पॉक्स एक बार हुआ, अगर ये दूसरी बार अगर हमने इसकी वैक्सीन लगा दी तो ये दूसरी बार जब होगा तो हमारी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगी जैसे पहले किया था, बहुत दिन में ठीक हुई थी। ये क्या करेगी, पहले ही अपना रिस्पॉन्स तैयार रखेगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के रखेगी, आजा भैया लड़ ले फटाफट से, ठीक है। अभी देखो बेटा, अभी हाउ वैक्सीन वर्क्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। व्हेन ए माइक्रोब जब एंटर द बॉडी, जब कोई पैथोजन, कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में घुस जाता है, ठीक है, तो प्रोड्यूस करता है डिजीज को, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो बॉडी क्या करेगी, उसके रिस्पॉन्ड में एंटीबॉडीज बनाएगी और फाइट करेगी उसके साथ, डिजीज कोजिंग माइक्रोब जो भी है हमारा, उसके साथ क्या करेगी बेटा, एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है ना। ये एंटीबॉडीज ऐसी दिखती है हमारी, देखो, ठीक है। द एंटीबॉडीज आल्सो किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, जो भी ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुसे हैं इसको किल करने का काम करेगी, ठीक है। अभी एंटीबॉडीज क्या करेंगे बेटा, एंटीबॉडीज रिमेन द बॉडीज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द सेम डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स, जो सेम डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स है हमारी बॉडी में, अगर फ्यूचर में आता है तो ये क्या करेगा, इट एक्सपोज टू द पैथोजेंस लेटर इन लाइफ। अगर दोबारा हमारी लाइफ में ये पैथोजन आता है तो उसको क्या करेगी, उससे हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। ए वैक्सीन वर्क्स इन द सेम वे, वैक्सीन भी ऐसे ही काम करती है, ठीक है। तो ये वैक्सीन किस किस के लिए दी जा सकती है बेटा, देखिए, डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय बैक्टीरिया, सॉरी वैक्सीनेशन, टीबी को हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन देके, कोलेरा, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसको हम बेटा इससे वैक्सीन से क्योर कर सकते हैं। वैक्सीन जो है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर काम करती है और हमें प्रोटेक्ट काम, हमारे फ्यूचर को, मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो फ्यूचर के लिए ली जाती है, ठीक है, वैक्सीन, कि जब भी कोई दोबारा बीमारी हमारी बॉडी में एंटर करेगी तो उसके लिए हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स शो करेगी और उससे लड़ेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है ना। तो वैक्सीन का ये था। अभी बेटा एक और चीज भी है कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में बेटा वही डिफरेंस है कि वैक्सीन तो हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन तो एक एक्शन हो गया, वैक्सीनेशन एक प्रोसेस जिसमें हम वैक्सीन दी जाती है, वीकेंड और किल्ड जर्म्स, ठीक है। हम क्या करते हैं बेटा, लैब्स के अंदर हम जो बहुत वीक जर्म्स होंगे, उनको वीक होंगे, उनको बेटा क्या करेंगे, हम उनको उनसे हम वैक्सीन बनाते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, वैक्सीन्स बोलते हैं। अभी इम्यूनाइजेशन क्या है, इन वैक्सीन्स को दिया जाना, ठीक है। इम्यूनाइजेशन क्या प्रोसेस है, ए पर्सन बिकम्स इम्यून प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डिजीज। अब इम्यूनाइजेशन ये है कि हमने, जैसे कि पोलियो को आज हमने, इंडिया ने खत्म कर दिया है, पोलियो की वैक्सीन दी गई या ड्रॉप्स पिलाई गई, बॉडी के अंदर डाली गई, तो वो था एक वैक्सीनेशन प्रोसेस। और अब हम जैसे कि पूरी तरीके से हरा चुके हैं, तो वो हम उसके लिए तैयार हो चुके हैं हमारी बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। देखिए बेटा, वैक्सीनेशन एक एक्शन है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन एक रिजल्ट है, ठीक है ना, याद रख लेना। इट इन्वॉल्व्स गिविंग अ वैक्सीन टू द बॉडी, इसमें क्या होगा, वैक्सीनेशन में एक वैक्सीन दी जाएगी बॉडी को, और इम्यूनाइजेशन में क्या होगा कि इट इन्वॉल्व्स द बॉडी रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन, कि बॉडी उस वैक्सीन के अगेंस्ट, वैक्सीन के साथ क्या करेगी बेटा, रिस्पॉन्स शो करेगी, बिकमिंग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। डोंट
डन बाय अ डॉक्टर और हेल्थ वर्कर। ये क्या है, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, इम्यूनाइजेशन को कौन वो करेगा बेटा, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ठीक है। अब देखो याद करो कि बेटा यहां पे बहुत सारी दी जाती है, मीजल्स के लिए वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीनेशन ए चाइल्ड गिवन मीजल्स वैक्सीन शॉट, ठीक है। इम्यूनाइजेशन क्या है कि भाई वो जो हमारा बच्चा है जिसको हमने वैक्सीन दी है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ले उसकी बॉडी में, और जब भी मीजल आए उससे लड़ने के लिए तैयार है। जैसे कि हमने कहा पोलियो का, अभी पोलियो हमारे देश से खत्म हो चुका है, तो ये वैक्सीनेशन कुछ दावे हैं ये, ठीक है, मेरा कहना नहीं है ये, कभी आप मेरा समझो, ठीक है, कि वैक्सीनेशन ए चाइल्ड रिसीव पोलियो ड्रॉप्स पीता है, और इम्यूनाइजेशन क्या है, द चाइल्ड बॉडी डेवलप कर लेती है इम्यूनिटी प्रोटेक्टेड द पोलियो, ठीक है बेटा। ये वैक्सीनेशन का खत्म होता है यहां से। अब आगे बेटा क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी अभी हमने बताया था कि भाई कुछ डीनाइट्रिफिकेशन भी होते हैं, तो माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई ये क्या करते हैं बेटा, डेड एंड डिके मटेरियल्स को और एनिमल्स को बोथ लैंड ऑन वाटर के अंदर क्या करते हैं, उन पे काम करते हैं, उनको क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, डिकम्पोज कर देते हैं। दे एक्ट ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल्स एंड कन्वर्ट वेरियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब जब कंपोस्ट बना देंगे उसका, तो वो क्या है बेटा, क्लीनिंग हो गया इन्वायरमेंट का। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। दस माइक्रोब्स आल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब ये जो क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट है, इसका मतलब क्या है कि बेटा ये हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनको रिसाइकलिंग करने का भी काम करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन सीवेज डिस्पोजल, प्यूट्रिफिकेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिके मटेरियल। बेटा देखो जितने भी हमारे सीवेज में, ठीक है, और आज कल मैंने पहले भी बताया है कि भैया ये हमारे पास बायो टॉयलेट्स यूज हो गई हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं बेटा, कुछ एक बैक्टीरियाज को, फंजाई को डाल देते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे जितना भी ये वेस्ट होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं वो बेटा, जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। तो वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं बेटा, माइक्रोब्स हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, वही न्यूट्रिएंट हमारा दोबारा से हमारी सोइल के अंदर, हमारी एयर के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये क्लीन करता है बेटा। सीवेज सिस्टम आपने देखा होगा, कभी दिखा के लाएंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक्स हेल्पर्स विद अ बिग रोल, माइक्रोब्स कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी, ठीक है। अभी बेटा यहां से चलो भैया, टाइम बहुत लगा रहे हो, चलो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स की बात होगी। अब फोए की तरह कैसे काम करते हैं बेटा, ये बहुत प्रकार की हमारी बॉडी में डिजीज कोज कराते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी डिजीज कोज कराते हैं। प्लांट्स में भी कराते हैं, एनिमल्स में भी कराते हैं, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी कराते हैं, ठीक है। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं फटाफट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कोज डिजीज इन एनिमल्स, प्लांट, इवन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। पैथोजेंस आर डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजन किसको कहते हैं भैया, जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो फूड को स्पॉइल भी करते हैं, जिसका मैंने बताया था ब्रेड मोल्ड फंजाई, ठीक है ना। तो बेटा डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स कौन कौन से हैं। पैथोजेंस कैन एंटर द बॉडी, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से घुस सकते हैं बेटा, आ सकते हैं। फूड जो हम खा रहे हैं हो सकता है कंटामिनेटेड फूड हो। पैथोजेंस इन जो बेटा खराब खाना है, ठीक है, आप जाते हो बाहर, वो गोलगप्पे वाला बताता हूं, ठीक है, भाया 10 रुपए के गोलगप्पे भाया, और भाया जो है ये बाल वाले हाथों से ऐसे मिलाता है, बहुत सारा ऐसे करके बढ़िया तरीके से गोलगप्पे बनाता है, और फिर क्या कहते हो, वाह टेस्टी। अब वो वहां पे जर्म्स की पार्टी हो रही है, बहुत सारे अमीबोइड्स, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई बॉडी में जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, जाके क्या करेंगे, डिजीज कोज करेंगे। तो बेटा ये बाय द फूड वी ईट, जो हम खाना खा रहे हैं उसकी हेल्प से पैथोजेंस जो हैं होते हैं कंटामिनेटेड फूड में, और वो एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी में और हमें बीमार कर सकते हैं। अब हो सकता है आप पोल्यूटेड कंटामिनेटेड वाटर आप ड्रिंक करते हो, जिसमें डर्टी पोल्यूटेड वाटर होता है, और उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। हो सकता है थ्रू द एयर,
ठीक है, जो हम सांस ले रहे हैं, सांस में हो सकता है किसी ने चीख मारा हो और वही हम सांस ले रहे, वो ड्रॉपलेट के साथ हमारे अंदर गया, तो वो क्या है, जम्स हमारी एयर के साथ भी, डस्ट या ड्रॉपलेट्स के साथ क्या है भाई हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं नोज और माउथ से, ठीक है। या फिर हम हो सकता है कि किसी के कॉन्टेक्ट में आए किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, तो वो जम्स बेटा स्प्रेड हो जाते हैं और इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे अंदर आ जाते हैं, उसको टच करने से, शेकिंग हैंड, हाथ मिलाने से, क्लोज कॉन्टेक्ट से आ जाता है, ठीक है, थ्रू द एनिमल्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स को भी हम बेटा देखो जब हम टच करते हैं तो कुछ एनिमल्स के अंदर भी क्या है, कुछ माइक्रोब हो सकते हैं, वो भी हमें क्या कर सकते हैं बेटा, बीमार कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनसे कैसे बचा जाना चाहिए बेटा, सीधी सीधी बात है, अगर खाने में माइक्रोब्स हो सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ईट क्लीन, ड्रिंक क्लीन, ब्रीथ क्लीन और मेंटेन हाइजीन एंड कीप अ सेफ डिस्टेंस विद समवन सिक। अगर कोई सिक हो, कोई बीमार हो तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, ठीक है। हाथ धोइए, ठीक है, अच्छा पानी पीजिए, कहीं जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाइए, फूड जो भी यूज कर रहे हैं आप, उसको हमेशा कैसा होना चाहिए, वो कवर्ड फूड, ओके। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, दो टाइप की डिजीज हैं, दो डिफरेंट वे से स्प्रेड हो सकती हैं। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज जो किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन से फैल सकती है। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास जा रहे हैं और वहां पे किसी हेल्दी इंडिविजुअल को वो बाया एयर, फूड, वाटर और फिजिकल कॉन्टेक्ट से अगर फैलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जा सकती है। ये कोज बाय द जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, कोई भी हो सकता है। कैन बी प्रिवेंटेड बाय हाइजीन, वैक्सीनेशन एंड क्लीननेस, ठीक है। एग्जांपल्स इसके टीबी है, कॉमन कोल्ड है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है। ये एयर से, वाटर से, फूड से, फिजिकल कॉन्टेक्ट से, क्लोज कॉन्टेक्ट से फैल सकते हैं, ठीक है। अभी नॉन कम्युनिकेबल की ओर क्या है बेटा, इसमें एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज क्या क्या है बेटा, टीबी, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, मीजल, डेंगू, कोलेरा, ये सभी क्या हैं, हमारे कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ठीक है। इनसे कैसे भी बचा जा सकता है, मैंने कहा भैया अपने हाथ अच्छे से धोइए, अच्छा पानी पीजिए, कवर्ड फूड लीजिए, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो मास्क लगाइए या उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, ठीक है। और हमेशा अपनी सराउंडिंग्स जितनी भी है उनको साफ रखिए, क्लीन रखिए, ठीक है ना। स्वच्छ इंडिया में अपनी भागीदारी दीजिए, ओके। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसी डिजीजेज जो बेटा क्या है, जो स्प्रेड नहीं होती हैं, किसी पर्सन टू पर्सन अगर स्प्रेड नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दे यूजुअली डेवलप ड्यू टू लाइफस्टाइल, डाइट और जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। ये जो है बेटा कैसे डेवलप होती है, हमारी लाइफस्टाइल से, ठीक है। अगर हम बेटा बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो हम मोटे हो जाते हैं, लाइक मी, ठीक है ना। फिर क्या हो जाता है, फिर कोई ना कोई डिजीज मेरे अंदर आ गई, वो कम्युनिकेबल नहीं होगी, ठीक है ना। डाइट हमारी अच्छी ना हो, जेनेटिक कोई फैक्टर हो, ठीक है, तो ऐसे आ सकती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, ये मैंने बताया, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, नॉट कॉज्ड बाय जर्म्स, ये जर्म से नहीं होती है। डेवलप द ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं। एग्जांपल इसका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, ठीक है। जैसे कि मेन कोज क्या है, अनहेल्दी डाइट हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या क्या है बेटा, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, ठीक, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, ठीक है। इसको कैसे हम बेटा, इनसे कैसे बचा जा सकता है, आप बताओ भैया। एक्सरसाइज करके बचा जा सकता है, बैलेंस्ड डाइट लेके बचा जा सकता है, स्ट्रेस को मैनेज करने से बचा जा सकता है। अगर स्मोकिंग कोई करता है तो आज ही छोड़े, एल्कोहल कंजप्शन इज बैड एंड डेंजरस टू हेल्थ, ठीक है ना। अभी देखो बेटा, रेगुलर हेल्थ चेकअप करा लेने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलो बेटे आगे फटाफट से। कोजिंग एजेंट्स एंड वेक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है बेटा, देखो वेक्टर्स किसे कहते हैं और कोजिंग एजेंट किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ना भी है। कोजिंग एजेंट कौन कौन से हैं बेटा, देखो जिनकी वजह से डिजीज कोज हो रही हो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, वो एंटर करते हैं बॉडी पे या एक्ट करते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोजिंग एजेंट, तो जितने ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब क्या है, कोजिंग एजेंट्स हैं। ये एजेंट एंटर करते हैं बॉडी में हमारे भाई एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और थ्रू द वेक्टर्स एंड मल्टीप्लाई कोजिंग
डिजीज, ठीक है। कोजिंग एजेंट्स टाइनी होते हैं बट ये पावरफुल होते हैं, ये हमें हार्म कर सकते हैं, तो हमें इनसे क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बट वेक्टर्स किसको कहते हैं, ठीक है। वेक्टर्स क्या है बेटा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इन कोजिंग एजेंट्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, कैरी कोजिंग एजेंट्स लाइक मॉस्किटो, ठीक है, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन और प्लेस टू अनदर पर्सन, दे डू नॉट कोज डिजीज देमसेल्व्स बट स्प्रेड इट। जैसे कि भैया कोई एक मक्खी है, वो कहीं गलत जगह पे बैठी, गंदी जगह पे बैठी, और वहां बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, माइक्रोब्स थे, जर्म्स थे, उनको लिया, जाके तुम्हारे खाने पे बैठ गई, तो वो क्या है, एक वेक्टर है। क्या है, वेक्टर। वो डिजीज कोजिंग एजेंट्स को अपने साथ लेके जा रही है। मच्छर, मॉस्किटो क्या है, फीमेल एनाफ्लीज, मलेरिया डिजीज है एक। क्या डिजीज है, मलेरिया। मलेरिया कैसे कोज होता है बेटा, इसको एक वेक्टर से होता है बेटा। इसमें किससे होगा, ये मॉस्किटो। क्या नाम है उस मॉस्किटो का, फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है। क्या है, फीमेल एनाफ्लीज। और ये क्या करती है बेटा, ये एक प्रोटोजोआ डिजीज, प्रोटोजोआ होता है जिसका क्या नाम होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या हो नाम है इसका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और क्या करता है, इसको लेके जाता है, ठीक है। जब भी ये फीमेल एनाफ्लीज जाके हमें इंजेक्ट करेगी तो उसके साथ ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड के अंदर। और जब ये हमारे ब्लड के अंदर जाएगा तो बहुत सारा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या कोज करा देगा, मलेरिया, ठीक है। डेंगू भी एक हमारा क्या है बेटा, एडीज हमारा जो मॉस्किटोज है वो फैलाता है। तो ये सभी क्या है, वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको पता चला होगा वेक्टर और हमारे डिजीज कोजिंग एजेंट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हाँ देखिए, हाउस फ्लाई भी हो सकती, फ्लाई भी हो सकती, टिक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है। हाउस फ्लाई बेटा बहुत सारी चीजें फैला सकती है, टाइफॉइड, कोलेरा, डायरिया, ठीक है ना। और ये फ्ली जो है ये प्लेग भी फैला सकती है, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फटाफट से। कॉमन ह्यूमन डिजीजेज क्या क्या है, ठीक है बेटा। देखो फटाफट से देख लो बेटा, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी जो है ये भी बैक्टीरिया से फैलती है, ठीक है। और किससे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर, ठीक है। मीजल्स क्या है, ये वायरल डिजीज है, वायरस से फैलती है, ठीक है। और ये इसका कॉन्टैक्ट क्या है बेटा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है, ठीक है। चिकन पॉक्स क्या है, ये वायरस है, चिकन पॉक्स हमने पढ़ा था ना, और ये एयर या कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। पोलियो क्या एक वायरस है जो कि एयर और वाटर से फैल सकता है। कोलेरा ये भी क्या है, डिजीज है बेटा, ये किससे होने वाली है, ये बैक्टीरिया से। मैं एक बार जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज है उस पर रेड कर देता हूं। ये बैक्टीरियल डिजीज है, कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज है, याद रख लेना, ठीक है। टाइफॉइड क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। अभी यहाँ तो 3 है, ठीक है। टाइफॉइड क्या होता है, टाइफॉइड किससे फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी एक वायरस होता है, और ये हमारी बैक्टीरिया होता है। और कितने दिन किससे आता है बेटा, वाटर से आता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा रह जाता है। ये इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 6 मंथ होती है। क्या लिया जाता है इसमें लिया जाता है बेटा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। मेन मोनोसेफ, मिकासिन, मैक्सी वो होती हैं एंटीबायोटिक्स, वो ली जाती हैं। हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है भैया, हेपेटाइटिस बी क्या है, एक वायरल डिजीज है, ठीक है। कैसी डिजीज है, वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरस से फैलता है। ये भी कहां से आएगा, वाटर से आएगा। ड्रिंक क्लीन एंड बोल्ड वाटर, बचे रहोगे। मलेरिया बेटा अभी मैंने बताया, प्रोटोजोआन, ठीक है। ये किससे फैलता है, एक वेक्टर की हेल्प से फैलता है, मॉस्किटो। डेंगू क्या है, डेंगू भी बेटा वहीं से फैलता है, ठीक है। तो याद रखना ये कुछ डिजीज थी। अब बात करते हैं बेटा हम आगे डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। बेटा बहुत सारे फूड एनिमल डिजीज हैं, फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल में, ये एक वायरस से फैलती है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस बेटा पिग्स में, हॉर्स में, कैटल्स में, ये एक प्रोटोजोआन से फैलती है। इसका नाम क्या है, ट्रिप्नोसोमा। क्या होता है, ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। ये क्या फैला देता है बेटा, हमारे स्लीपिंग सिकनेस, कुंभकर्ण वाली डिजीज। क्या नाम इसका, ट्रिप्नोसेमा, ठीक है। अभी एंथ्रेक्स डिजीज होती है कैटल के अंदर, एंथ्रेक्स से ही फैलती है। ये किससे फैलेगी, ये बैक्टीरिया से फैलेगी, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज क्या है बेटा, फूट एंड माउथ डिजीज,
ठीक है, इन कैटल, स्लीपिंग सिकनेस पिग्स, हॉर्स एंड कैटल, एंथ्रेक्स डिजीज इन कैटल। ठीक है, ये क्या है, हमारी कुछ एनिमल्स की डिजीजेज हैं, कुछ डिजीजेज। और ये कौन सी है बेटा हमारे पास, कुछ हमारी प्लांट्स के लिए डिजीजेज हैं। प्लांट्स की डिजीजेज कौन कौन सी हैं बेटा, सिट्रस कैंकर, ये किसी बैक्टीरिया से फैलता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये होता है। और कैसे होगा, जब ये जिसके कैसे पता लगा है, ये जो जितने भी सिट्रस प्लांट है हमारे, ऑरेंज, लेमन, ठीक है, ये कोजिट स्पॉट्स, इसके ऊपर स्पॉट्स दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ अंदर या फिर बाहर की तरफ, लीव्स में या फ्रूट्स में, फ्रूट्स के अंदर या लीव्स के अंदर स्पॉट्स दिखाई देंगे तो मतलब समझ लो कि सिट्रस कैंकर है, ऐसा सा। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट पुसीनिया, ये फंजाई से बेटा क्या होता है, फैलता है। ये क्या कर देता है बेटा, यहाँ पे ये भी एयर और सीड्स की वजह से होता है। ये व्हीट क्रॉप को रिड्यूस यील्ड, मतलब कि बेटा ये हमारी क्रॉप में क्या कर देगा कि क्रॉप हमारी इतनी मतलब कमजोर हो जाएगी कि वो हमें बहुत कम प्रोडक्शन देगी और लीव्स डैमेज हो जाएंगे और स्टेम डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, येलो वेन मोजाइक डिजीजेज, ये देखो बेटा यहाँ पे ये वायरस की वजह से होता है लेडी फिंगर के अंदर। ये ऐसी क्या होगी बेटा, येलो वेन, ये वेन्स जो ऐसी दिखाई देती है येलो येलो हो जाएंगी, इनको क्या बोलेंगे, येलो वेन मोजाइक डिजीजेज। किसकी होती है बेटा, ये भिंडी की, ये किसी इंसेक्ट की वजह से होती है। ठीक है, ये किसी लेडी फिंगर को क्या करता है बेटा, अफेक्ट करता है, लीव्स को शो येलो मोजाइक पैटर्न, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन। ठीक है, अब टोबैको मोजाइक, TMV हमने पहले भी बताया था। ठीक है, ये किसी वायरस से फैलता है। कौन से वायरस से, क्या होता है इसके पास, RNA होता है। ठीक है ना, याद करो, ये क्या होता है बेटा, हैंड्स, क्लोथिंग एंड फील्ड वर्कर की वजह से हो जाता है और अफेक्ट टोबैको प्लांट्स, लीव्स बिकम मोटल्ड एंड स्टंटेड, अफेक्ट क्वालिटी ऑफ यील्ड। ठीक है ना, तो ये बेटा क्या करते हैं, हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेटा, हम कुछ केमिकल्स को, सेफ केमिकल्स को यूज कर सकते हैं कि फील्ड जितना भी हमारा उसको क्लीन रख सकते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज को हम बेटा उगा सकते हैं, इन्फेक्टेड जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी लास्ट एंड नॉट लीस्ट भैया चल, disease causing microorganisms in plants affected plant like wheat, rice, sugar cane, orange, potato, tomato etc. also affected by microorganisms। ये भी microorganisms के द्वारा क्या हो सकते हैं बेटा, अफेक्ट हो सकते हैं। ये अफेक्ट करते हैं हमारी पूरी की पूरी प्रोडक्शन को, क्रॉप्स की। ठीक है, और कंट्रोल्ड बाय द यूज केमिकल्स, कुछ केमिकल्स से हम इसको यूज कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, अफेक्टेड प्लांट्स क्रॉप, व्हीट होगी, राइस हो गया, शुगर केन, ऑरेंज, पोटैटो, टोमेटो। ठीक है, अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन रिड्यूस द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आवर क्रॉप्स बट वी कैन प्रोटेक्ट देम यूजिंग केमिकल्स एंड प्रॉपर केयर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट मैप कर लेते हैं एक बार, जो हमने क्या क्या पढ़ा है फटाफट से बेटा। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉन्सेप्ट मैप है कि इफेक्ट, सबसे पहले हमने पढ़ना है कि टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, ये टाइनी लिविंग थिंग्स हैं और ये हमें क्या कर सकते हैं बेटा, यूजफुल और हार्मफुल हो सकते हैं। दे अफेक्ट आवर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी। ठीक है, और इनका बहुत सारा यूज होता है बेटा। ये हमने बताया कि भैया ये हमारे हेल्थ सेक्टर में काम, मेडिसिनल यूज हो सकता है। ठीक है, हमारा क्या है बेटा, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लेदर इंडस्ट्रीज में मतलब कि इनका हमारा इकोनॉमिकली भी हमारा हेल्प करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और बायोगैस बनाने में, फूड इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में इसके हेल्प करते हैं। नुकसान इसके, इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी डिजीज जो है कोज करा देते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं या यूजफुल इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, यूजफुल इफेक्ट हमने बता दिए हैं। यूजफुल इफेक्ट भाई किसी को प्रिजर्वेशन में काम आ जाए। ठीक है, और बेटा हार्मफुल आ जाए, फूड को स्पॉइल कर लेता है। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, अगर हमने प्रिजर्वेशन करनी है तो हम प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, बाई साल्ट कर सकते हैं। भाई अचार बनाते हैं ना, ठीक है, तो साल्ट रेफ्रिजरेशन में रख सकते हैं। ठीक है, सन ड्राइंग कर सकते हैं या स्मोकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और पैकिंग करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह को तो हम बेटा टाइट कंटेनर में पैक करते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल्स का यूज कर लेते हैं या फिर किसी चीज को हम क्या कर लेते हैं, हीटिंग, गर्म कर लेते हैं। तो बेटा ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट मैप खत्म होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देख लीजिए आप। सोल्ड एग्जांपल, हु इन्वेंटेड द वैक्सीन, बताइए हु इन्वेंटेड द वैक्सीन्स।
आंसर है एडवर्ड जेनर, डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, ठीक है। और सबसे पहले किसके लिए की थी? स्मॉल पॉक्स के लिए। और कब की थी? 1796 के अंदर, ठीक है। वेयर डू मॉस्किटो ब्रीड? मॉस्किटो कहां पैदा होते हैं बेटा? मॉस्किटो ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर, हमेशा खड़े पानी में पैदा होंगे और डैम्प प्लेसेज में पैदा होंगे, ठीक है। नेम डिजीज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, ऐसी डिजीज जिनको हम बेटा वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, कोलेरा और हेपेटाइटिस, ठीक है। और भी है, स्मॉल पॉक्स है, बहुत सारी हैं। वट इज पॉस्चराइजेशन? पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क हमने ये बताया नहीं, बट ये क्वेश्चन आया हुआ। देखो बेटा, हम किसी भी दूध लेके आते हैं तो हम उसको गर्म करते हैं ना, तो एक वो भी क्या है, गर्म करने का तरीका 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक, क्या है बेटा? पास्चराइजेशन, मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क। मिल्क को कोई भी हम दूध लेके आते हैं तो हम प्रिजर्व करते हैं उसको। प्रिजर्व करने से पहले क्या करते हैं बेटा? हम उसको कि भाई वो दूध रखा रहे, हमारा ज़्यादा देर तक चले, तो हम क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। एंड देन क्विकली चिल्ड एंड स्टोर्ड, दिस किल ऑलमोस्ट द बैक्टीरिया। हमने एकदम से गर्म किया इसको, ठीक है। गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर दिया तो जितने भी बैक्टीरिया हों किल हो जाएंगे, ठीक है। जैम्स, पिकल एंड जेलीज आर फ्री फ्रॉम फंगल ग्रोथ, वाई? बेटा जैम्स या पिकल्स और जेली जितनी भी हैं, ये क्यों बेटा इनके ऊपर मतलब कोई फंगल ग्रोथ से बचे रहते हैं? कैसे? जैम जेली कंटेन शुगर, जबकि जैम, पिकल एंड जेलीज आर फ्री फ्रॉम द फंगल ग्रोथ, वाई? कि जैम्स एंड जेली कंटेन शुगर वाइल पिकल्स कंटेन साल्ट इन हायर अमाउंट्स विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेटा जैम और जेली के पास क्या है? शुगर बहुत ज्यादा है, और पिकल्स के पास साल्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ऑयल बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो ये क्या करते हैं बेटा? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक लेते हैं, ठीक है। व्हेन फंगल स्पोर्स कम इन द कॉन्टैक्ट विद द सेम दिस सॉल्यूशन दे लॉस देयर वाटर एंड एक्सोऑस्मोसिस इनटू द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है बेटा। किसी एनिमल डिजीज का नाम बताओ जो वायरस से होती है? फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। तो बेटा ये याद कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं, एक और स्लाइड है, ठीक है। नेम सम वाटर बोर्न ह्यूमन डिजीज, बहुत सारी हैं बेटा, पोलियो, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, सम वाटर बोर्न ह्यूमन डिजीज हैं, ठीक है। What was the contribution of Alexander Fleming in the medical field? तो बेटा देखो, जो हमने फंजाई बताया था ना, फंजाई से अलेक्जेंडर ने क्या बनाया था? पेनिसिलिन बनाई थी। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। नेम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर नेम ही बताना है तो 5 बता सकते हो, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है। नेम ऑफ द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ कौन सी बेटा ब्रांच डील करती है? माइक्रोबायोलॉजी डील करती है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर? सिंपल, 78%। वेयर कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? बेटा हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन में, और एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग, आइस कोर, डिजर्ट, सोयल, मार्शी लैंड्स, ठीक है। तो बेटा देखिए, आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, ठीक है। ये अभी थैंक यू बहुत सुंदर लिखा है मैंने ठीक है बेटा, तो थैंक यू, आपने इतनी देर तक मुझे सुना। और बेटा इसको याद कर लेना, इसमें आई थिंक मैंने कुछ डिजीज जो हैं कोजिंग एजेंट्स नहीं बताए हैं, तो फिलहाल आप 8th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो वैसे ही बहुत सारा मटेरियल हो गया था, तो हमने वो डिजीज के जो कोजिंग एजेंट्स हैं वो ज़्यादा लंबी स्लाइड्स हो जाती, तो इसलिए नहीं रखा है। नेक्स्ट हम आपको वो डिजीज कराएंगे, बैक्टीरियल, वायरल, जितनी भी हैं अलग से, ठीक है, अलग चैप्टर के अंदर। ओके बेटा, तो देखिए, पढ़िए, खुश रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।